हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं फरवरी वीक 1 एंड वीक 2 के करंट अफेयर्स। तो ये हम साथ में ही करने वाले हैं, वीक 1 एंड वीक 2 दोनों ही वीक के करंट अफेयर्स। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 है हमारा, क्वेश्चन 1 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द जीएसटी। सो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से रिलेटेड हमने यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो स्टेटमेंट 1 है, इट इज़ एन ऑल एनकम्पासिंग डायरेक्ट टैक्स इम्पोज्ड ऑन द प्रोविजन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 की अगर हम बात करें तो स्टेटमेंट 1 हमारी इनकरेक्ट है, बिकॉज जीएसटी जो है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये डायरेक्ट टैक्स नहीं है, ये क्या है, ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है। सो इनडायरेक्ट टैक्स है, ना कि डायरेक्ट टैक्स। दैट्स वाई स्टेटमेंट 1 जो है ये हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। सेकेंड स्टेटमेंट है, Article 279 capital A of the Indian Constitution gives power to the President of India to constitute a joint forum of the center and states called the GST Council. So GST Council का जो प्रोविजन है ये आर्टिकल 279 कैपिटल ए में है। इसको कॉन्स्टिट्यूट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। सो यहाँ पे स्टेटमेंट सेकंड जो है हमारी, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। यहाँ पे हमसे करेक्ट पूछ रहे थे, हमारा आंसर होगा ओनली टू जो है ये राइट आंसर है। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 279 कैपिटल ए, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए आर्टिकल। और अगर हम जीएसटी काउंसिल की बात करें तो इसमें कौन कौन मेंबर होते हैं? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं ये चेयरपर्सन होते हैं। चेयरपर्सन कौन होता है? जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं जैसे कि अभी निर्मला सीतारमन है, तो वो जो है जीएसटी काउंसिल के कौन है? चेयरमैन। सो यहाँ पे जो है और मेंबर कौन कौन होते हैं? यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, जो यूनियन मिनिस्टर होते हैं स्टेट के, ठीक है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू ऑफ फाइनेंस, मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन। सो ये लोग जो है मेंबर्स होते हैं। चेयरपर्सन होते हैं, चेयरपर्सन कौन होता है? चेयरपर्सन जो होता है जीएसटी काउंसिल का वो होता है जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। सो यहाँ पे हमसे करेक्ट पूछ रहे थे, स्टेटमेंट 2 जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। आंसर होगा हमारा ओनली टू इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। सो एनजीटी से रिलेटेड स्टेटमेंट्स हमने यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। सो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल इज नॉट रिक्वायर्ड टू फॉलो द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब इन द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 बट विल बी गाइडेड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट है, जो एनजीटी है बेसिकली नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, ये 2010 में स्टैब्लिश हुआ है। 2010 में स्टैब्लिश हुआ है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, और ये जो है इसके लिए रिक्वायर्ड नहीं है कि ये फॉलो करे किसको, जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, बट ये जो है गाइड किया जाता है, विल बी गाइडेड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। सो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड है, अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट इज एलिजिबल टू बिकम चेयरपर्सन ऑफ द एनजीटी। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 जो है ये भी हमारी बिल्कुल करेक्ट है। जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं और जो चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, और जो जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, तो वो एलिजिबल होते हैं एनजीटी का यानी कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के चेयरपर्सन बनने के लिए। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है। हमसे पूछ रहे थे कि करेक्ट कौन सा होगा। सो बोथ 1 and 2 इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। सो आरटीई एक्ट 2009 से रिलेटेड हमने यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। सो स्टेटमेंट 1 है, द राइट टू एजुकेशन एक्ट गारंटीज फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिटवीन द एजेस ऑफ 6 to 14 ईयर्स। सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है 2009, इसमें कंपलसरी किया गया था एजुकेशन कौन सी एज ग्रुप के लिए? 6 to 14 ईयर्स के जो स्टूडेंट, जो चिल्ड्रन होंगे उनके लिए जो प्राइमरी एजुकेशन है वो बिल्कुल फ्री है। कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए 6 to 14 ईयर्स से लेकर के 6 to 14 ईयर्स के जो भी चिल्ड्रन हैं उनके लिए कंपलसरी एजुकेशन है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है। ये मेंशन किया गया था राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में। सो स्टेटमेंट 1 जो है बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, द एक्ट मैंडेट्स दैट ऑल प्राइवेट स्कूल्स शुड रिजर्व 25% ऑफ सीट्स फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम डिसएडवांटेज्ड बैकग्राउंड्स। सो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। जो जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं उन सब के लिए प्रोविजन था कि वो 25% उन स्कूल्स में जो होगा 25% रिजर्वेशन होगी, सीट्स रिजर्व होंगी किसके लिए? डिसएडवांटेज्ड बैकग्राउंड्स के स्टूडेंट्स के लिए, चिल्ड्रन के लिए। सो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल करेक्ट है एंड फर्स्ट भी बिल्कुल करेक्ट है। जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा बोथ 1 and 2। सो ऑप्शन सी जो होगा यहाँ पे बोथ 1 and 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा हमारा। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड यहाँ पे स्टेटमेंट है और हमने यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। सो करेक्ट पूछ रहे हैं। स्टेटमेंट 1 है, FDI or foreign direct investment refers to an investments made by a foreign entity in a country's asset, typically in the form of establishing or expanding businesses। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है हमारी। जो FDI होता है, FDI बेसिकली क्या होता है? वो इन्वेस्टमेंट जो फॉरेन एंटिटी हमारी कंट्री में
कंट्री के एसेट पे जो इन्वेस्टमेंट करती है फॉरेन एंटिटी, तो उसको कहते हैं FDI, टिपिकली इन द फॉर्म ऑफ एस्टैब्लिशिंग और एक्सपेंडिंग बिजनेसेस। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, FDI inflows contribute directly to the country's foreign exchange reserves but do not impact employment generation। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट जो है ये हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी, बिकॉज यहाँ पे कह रहे हैं कि FDI इनफ्लो कंट्रीब्यूट डायरेक्टली टू द कंट्रीज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट चीज़ है, बट यहाँ पे कह रहे हैं बट डू नॉट इम्पैक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 हमारी इस वजह से इनकरेक्ट है, बिकॉज यहाँ कह रहे हैं कि FDI डू नॉट इम्पैक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ऐसा नहीं है। FDI जब होता है, जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, जो फॉरेन एंटिटीज़ जो होती हैं हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करती हैं, कंपनीज एस्टैब्लिश करती हैं, न्यू बिजनेसेस एस्टैब्लिश करती हैं, तो उससे क्या होता है, उससे यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है। सो यहाँ पे जो है कह रहे हैं कि इसका कोई इंपैक्ट नहीं होता, बट डू नॉट इम्पैक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। दैट्स वाई ये स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट हो जाएगी, क्योंकि इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। थर्ड स्टेटमेंट है, यहाँ हमसे करेक्ट पूछ रहे थे, फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है। थर्ड है, FDI इज रेगुलेटेड बाय द होस्ट कंट्रीज गवर्नमेंट एंड कैन बी रिस्ट्रिक्टेड और इंसेंटिवाइज्ड बेस्ड ऑन नेशनल इंटरेस्ट। तो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है हमारी। फर्स्ट एंड थर्ड जो है ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। यहाँ पे हमसे करेक्ट पूछ रहे थे, 2 स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, 1 एंड 3। सो आंसर जो होगा वो हो जाएगा ओनली 2। ओनली 2 इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स एसोसिएटेड विद कोल माइनिंग। यहाँ पे हमने करेक्ट बताना है। सो कोल माइनिंग से एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कौन कौन से होते हैं? सो एयर पॉल्यूशन ड्यू टू द रिलीज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होता है, सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होता है, उससे एयर पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन इंक्रीज होता है। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी हमारी। यहाँ हमसे करेक्ट पूछ रहे हैं, सो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड की अगर हम बात करें, वाटर कंटेमिनेशन फ्रॉम एसिड माइन ड्रेनेज। सो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। वाटर भी पॉल्यूट होता है, तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। रिड्यूस्ड बायोडाइवर्सिटी इन माइनिंग रीजन। माइनिंग रीजन में जो है बायोडाइवर्सिटी वो रिड्यूस होती है, ये चीज़ बिल्कुल सही है। सो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल करेक्ट है। हमसे करेक्ट पूछ रहे थे, आंसर होगा 1, 2 एंड 3। सो 1, 2 एंड 3 जो है ये हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन डी, 1, 2 एंड 3। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एक्सोप्लैनेट्स। सो एक्सोप्लैनेट्स क्या होते हैं, यहाँ पे हमने करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। सो एक्सोप्लैनेट्स आर प्लैनेट्स दैट ऑर्बिट स्टार्स आउटसाइड आर सोलर सिस्टम। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, दीज आर इजी टू डिटेक्ट बिकॉज ऑफ देयर लार्ज साइज एंड द फेंटनेस ऑफ देयर होस्ट स्टार्स। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी, बिकॉज ये जो है लार्ज साइज नहीं होता है, स्मॉल साइज होता है, स्मॉल साइज एंड लैक ऑफ एमिटेड लाइट। दैट्स वाई स्टेटमेंट 2 जो है ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। यहाँ पे हमसे करेक्ट पूछ रहे थे, आंसर होगा ओनली 1। ओनली 1 इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोग वीडियो देख लेते हैं, लाइक भी नहीं करते और सब्सक्राइब भी नहीं करते चैनल को, रेगुलरली वीडियो देखते हैं। सो पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। सो यहाँ पे हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग विप्स इन इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम। सो विप की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। सो अ विप इज़ अ डायरेक्टिव issued by a political party to ensure members attend important votes or vote in a specific manner। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट है, इट कैन ऑल्सो बी इशूड इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस टू इंस्ट्रक्ट MPs और MLAs ऑन होम टू वोट। सो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगी, बिकॉज इलेक्शन जो होता है प्रेसिडेंट का या वाइस प्रेसिडेंट का, तो इसमें विप इशू नहीं कर सकते हैं। सो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। यहाँ हमसे करेक्ट पूछ रहे थे, आंसर होगा ओनली 1। ओनली 1 इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a black hole is a next question है, consider the following statements regarding black hole। so a black hole is a region, यहाँ पे हमने करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। सो स्टेटमेंट 1 है हमारी, a black hole is a region of space where gravity is so strong and nothing not even light can escape it। so यहाँ पे स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है। ब्लैक होल जो है ये बेसिकली स्पेस में बहुत ज़्यादा जहाँ पे ग्रेविटी होती है, ग्रेविटी वाला एरिया जहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी होती है उसे कहा जाता है। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट है, हमने करेक्ट बतानी थी, स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड है, दे फॉर्म व्हेन अ स्मॉल स्टार एक्सपेंड्स क्रिएटिंग अ डेंस ऑब्जेक्ट विद नो इफेक्ट ऑन स्पेस टाइम। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। यहाँ कह रहे हैं नो इफेक्ट ऑन स्पेस टाइम, ऐसा नहीं है, इसका इफेक्ट पड़ता है। दैट्स वाई स्टेटमेंट 2 जो है ये हमारी इनकरेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट है, करेक्ट बताना था, स्टेटमेंट 1 ही करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है। दे कॉन्ट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन एंड एवोल्यूशन ऑफ गैलेक्सीज एज वेल एज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर अक्रॉस द यूनिवर्स। सो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है। ये कॉन्ट्रीब्यूट करता है गैलेक्सीज के इवॉल्व होने में, फॉर्म होने में, फॉर्मेशन में हेल्प करता है। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 3 भी बिल्कुल करेक्ट है एंड स्टेटमेंट 1 भी बिल्कुल करेक्ट है। 2 ही स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट है। आंसर होगा ऑप्शन बी, ओनली 2। ओनली 2 इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स
स्टेटमेंट 1 है, यहाँ हमने करेक्ट बतानी है। द इक्वेटर पासिस थ्रू मोर कंट्रीज इन अफ्रीका देन एनी अदर कॉन्टिनेंट। सो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है स्टेटमेंट 1, जो इक्वेटर है ये पास करता है, और अफ्रीका से सबसे ज़्यादा जो कंट्री है जहाँ पास करता है वो है अफ्रीका, और अफ्रीका में 6 कंट्रीज से पास होता है, अफ्रीका में 6 कंट्रीज से पास होता है। यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट है। इक्वेटर सबसे ज़्यादा जो पास होता है किन कंट्रीज से होता है, अफ्रीका से होता है, और अफ्रीका में 6 कंट्रीज़ को क्रॉस करता है, 6 कंट्रीज़ को। सो यहाँ पे जो है स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड है, द ग्रेट रिफ्ट वैली इन अफ्रीका इज फॉर्म्ड ड्यू टू द डाइवर्जेंस ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 जो है ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। जो ये ग्रेट रिफ्ट वैली है अफ्रीका में, ये फॉर्म हुई है किसकी वजह से, जब 2 टेक्टोनिक प्लेट्स डाइवर्ज हो गई थी। और कौन सी 2 टेक्टोनिक प्लेट्स डाइवर्ज होने की वजह से बनाई है, एक तो अफ्रीकन प्लेट एंड सोमाली प्लेट। सोमाली प्लेट एंड अफ्रीकन प्लेट की डाइवर्जेंस की वजह से ग्रेट रिफ्ट वैली जो है अफ्रीका में वो क्रिएट हुई, फॉर्म्ड हुई। सो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल करेक्ट है, फर्स्ट भी बिल्कुल करेक्ट है। हमसे करेक्ट पूछ रहे थे, आंसर होगा हमारा बोथ 1 and 2, बोथ 1 and 2 इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू एंटी वेनम्स प्रोडक्शन इन इंडिया। सो एंटी वेनम्स प्रोडक्शन से रिलेटेड हमने यहाँ पे जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो बतानी है। सो यहाँ कह रहे हैं जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। सो स्टेटमेंट 1 है, polyvalent antivenoms in India are produced using venom from all venomous snake species found in the country। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है ये हमारी बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, हमसे यहाँ पे इनकरेक्ट पूछ रहे थे, नॉट करेक्ट पूछा है। सो स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल गलत है, स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट हो जाएगी। बिकॉज ये जो है कह रहे हैं कि यहाँ पे जितने भी ऑल वेनमस स्नेक स्पीशीज़ जो है उनका यूज़ करके प्रोड्यूस किया जाता है पॉलीवेलेंट एंटीवेनम्स। तो ऐसा नहीं है, ये जो है प्रोड्यूस किया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ जो 4 बिग स्पीशीज़ हैं स्नेक्स की उनसे लेकर के प्रोड्यूस किया जाता है, ना कि ऑल वेनमस स्नेक। दैट्स वाई स्टेटमेंट 1 जो हो जाएगा ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकेंड जो है सेकेंड स्टेटमेंट है हमारी, यहाँ हमसे इनकरेक्ट पूछ रहे थे तो ये आंसर होगा हमारा। सेकेंड स्टेटमेंट है, द इरूला ट्राइब ऑफ तमिलनाडु प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन वेनम एक्सट्रैक्शन फ्रॉम एंटी वेनम प्रोडक्शन। सो यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है। जो इरूला ट्राइब है ये तमिलनाडु का ट्राइब है और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, वेनम एक्सट्रैक्शन में, वेनम एक्सट्रैक्शन फॉर एंटी वेनम प्रोडक्शन। सो सेकेंड स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है। हमसे यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा था, हमने इनकरेक्ट बताना था। सो यहाँ पे जो आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ओनली 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पे हम वीक 2 के करंट अफेयर्स जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। सो यहाँ पे स्टेटमेंट जो हमारा यहाँ पे आज फर्स्ट क्वेश्चन जो है वीकली 2 का, वीक 2 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मेडिवल इंडियन लिटरेचर। सो मेडिवल इंडियन लिटरेचर से रिलेटेड हमने यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 है, Sanskrit was the primary literary language during the medieval period, widely spoken by the masses across India। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है ये बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी, बिकॉज संस्कृत जो है वो प्राइमरी लिटरेरी लैंग्वेज ज़रूर थी मेडिवल पीरियड में, बट ये वाइडली स्पोकन नहीं थी। मतलब जो ज़्यादातर लोग थे, मासेस जो था इंडिया का, वो जो बोलचाल की भाषा थी वो संस्कृत नहीं थी उस वक्त। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे हमसे पूछ रहे थे करेक्ट स्टेटमेंट। सेकंड है, द डिक्लाइन ऑफ पाली एज द डोमिनेंट लैंग्वेज ऑफ बुद्धिस्ट लिटरेचर अकर्ड आफ्टर द 12th सेंचुरी। सो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है, बिकॉज जो पाली लैंग्वेज थी, पाली लैंग्वेज इसका हमें डिक्लाइन देखने को मिलता है 12th सेंचुरी में, 12th सेंचुरी के बाद से। और जो पाली लैंग्वेज जो है, बुद्धिस्ट लिटरेचर जितनी भी है वो पाली लैंग्वेजेस में ही आपको देखने को मिलेंगी। सो यहाँ पे पाली लैंग्वेज का डिक्लाइन हमें देखने को मिलता है कब, आफ्टर द 12th सेंचुरी। सो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट है, Tamil literature, especially during the Chola period, maintained its significance with works such as Kambans Ramatavaram। सो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। यहाँ पे हमसे पूछ रहे थे कि करेक्ट कौन सा है मेडिवल इंडियन लिटरेचर से। सो सेकंड एंड थर्ड जो ये बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन बी जो हो जाएगा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द नेशनल मिशंस ऑन कल्चरल मैपिंग। सो कल्चरल मैपिंग का जो ये मिशन है, नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग, इससे रिलेटेड हमने यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। सो स्टेटमेंट 1 है, द NMCM एम्स टू क्रिएट अ कल्चरल मैप ऑफ इंडिया डॉक्यूमेंटिंग बोथ टेंजिबल एंड इंटेंजिबल कल्चरल एसेट्स अक्रॉस द कंट्री। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट है। जो नेशनल मिशन है, नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग, इसमें जो है टेंजिबल एंड इंटेंजिबल दोनों ही कल्चरल एसेट्स को जो है वो मेंशन किया जाएगा। सो यहाँ पे जो है ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, जो स्टेटमेंट 1 है। सेकंड है, द मिशन इंक्लूड्स द डेवलपमेंट ऑफ कल्चरल हब्स जैसे कि कालाग्राम्स एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ अ यूनिक कल्चरल ID फॉर आर्टिस्ट। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 जो है ये हमारी स्टेटमेंट 2 जो है ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 2 जो है ये करेक्ट है। इस मिशन में
इंक्लूड किया गया है। डेवलपमेंट ऑफ कल्चरल हब्स को जो है वो डेवलप करा जाएगा, और जो UCID है, यूनिक कल्चरल ID जो है आर्टिस्ट को, वो भी प्रोवाइड की जाएगी। सो इसका इंट्रोडक्शन भी इसमें नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग में बात की गई है इसकी। सो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, फर्स्ट भी बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड है द NMCM इज मैनेज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड इम्प्लीमेंटेड अंडर द इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स। सो इसको जो इम्प्लीमेंट करेगा, इसको इम्प्लीमेंट करने की बॉडी कौन सी है? इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स। बट इस मिशन को जो है मैनेज कौन कर रहा है, लॉन्च किसने किया था? ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नहीं होगा, ये है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का प्रोग्राम था ये, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने लॉन्च किया था इसको। दैट्स वाई स्टेटमेंट 3 जो है ये हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। हमसे यहाँ पे करेक्ट पूछ रहे थे, आंसर होगा 1 and 2। सो ऑप्शन ए जो है ये राइट आंसर हो जाएगा, 1 and 2। 1 and 2 इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग, लिविंग विल, एक्टिव यूथेनेसिया, पैसिव यूथेनेसिया। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस आर एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ द राइट टू डाई विद डिग्निटी इन इंडिया। सो राइट टू डाई विद डिग्निटी जो का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें कौन सी चीज़ें कवर्ड हो रही हैं इसमें? सो इसमें एक तो लिविंग विल आता है, और इसमें एक्टिव यूथेनेसिया इंडिया में अलाउ नहीं है। दैट्स वाई सेकंड जो होगा ये इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड है हमारा पैसिव यूथेनेसिया। सो पैसिव यूथेनेसिया जो है इंडिया में अलाउ है। दैट्स वाई लिविंग विल एंड पैसिव यूथेनेसिया जो होगा हमारा आंसर होगा 1 and 3। सो 1 and 3 जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1 and 3, ऑप्शन डी। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग गीलन बार सिंड्रोम। सो गीलन बार सिंड्रोम हमने जो डेली करंट अफेयर्स उसमें बहुत बार डिस्कस किया है। तो यहाँ पे GBS इज अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर वेयर द बॉडीज इम्यून सिस्टम अटैक्स द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सो ये चीज़ मैंने आपके साथ बहुत बार डिस्कस की है। स्टेटमेंट 1 जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। GBS क्या है? ये एक न्यूरोलॉजिकल ऑर्डर है जो बॉडी के इम्यून सिस्टम को अटैक करता है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड है इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबिन इज यूज्ड एज ट्रीटमेंट टू एड रिकवरी इन GBS पेशेंट्स। सो सेकंड स्टेटमेंट जो है ये भी बिल्कुल करेक्ट है, एंड फर्स्ट भी करेक्ट। हमसे यहाँ करेक्ट पूछ रहे थे, आंसर होगा बोथ 1 and 2। बोथ 1 and 2 जो है ये हमारा राइट आंसर होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ज्ञान भारतम मिशन। ज्ञान भारतम मिशन से रिलेटेड हमने यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। सो स्टेटमेंट 1 है, इट एम्स टू सर्वे, डॉक्यूमेंट एंड कंजर्व इंडियाज मैन्यूस्क्रिप्ट हेरिटेज टारगेटिंग ओवर 1 crore मैन्यूस्क्रिप्ट्स हाउस्ड इन वेरियस इंस्टीट्यूशंस एंड प्राइवेट कलेक्शंस। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है ये हमारी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है कि जो इसका ज्ञान भारतम मिशन का जो एम है वो क्या करना है? सर्वे करना, डॉक्यूमेंट करना, और जो इंडिया के मैन्यूस्क्रिप्ट हेरिटेज है उसको कंजर्व करना। और इसमें जो टारगेट सेट किया गया है वो कितना किया गया? ओवर 1 crore मैन्यूस्क्रिप्ट्स। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेट है, इट हैज़ बीन लॉन्च अंडर द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। सो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी, बिकॉज ये जो एक मिशन लॉन्च किया गया था नेशनल मैन्यूस्क्रिप्ट मिशन, इसको लॉन्च किया था 2003 में। नेशनल मैन्यूस्क्रिप्ट मिशन जो है ये 2003 में लॉन्च किया गया था, और इसको किसके अंडर लॉन्च किया था? अंडर द इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स के अंदर इसको मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने 2003 में जो है इस मिशन को लॉन्च किया था। ये ऐसा ASI यहाँ पे नहीं होगा, दैट्स वाई स्टेटमेंट 2 जो हो जाएगा ये हमारा इनकरेक्ट होगा। ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने 2003 में लॉन्च किया था इस मिशन को, नेशनल मैन्यूस्क्रिप्ट मिशन, और ये किसके अंडर हुआ था? इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स। दैट्स वाई यहाँ पे स्टेटमेंट 2 जो हो जाएगी ये हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे हमसे करेक्ट पूछ रहे थे, आंसर होगा ओनली 1 इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस इन इंडिया। सो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस इन इंडिया से रिलेटेड हमने यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। स्टेटमेंट 1 है हमारी, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस आर डिफाइंड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को जो है ये डिफाइन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है हमारी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, आर्टिकल 10 and 5 में, आर्टिकल 10 and 5। सो आर्टिकल आपको पता होना चाहिए। देन यहाँ पे अच्छा, और ये जो है ये आर्टिकल 105 जो ये किसके लिए? पार्लियामेंट के लिए है। एंड आर्टिकल 194 ये है स्टेट लेजिस्लेचर के लिए। स्टेट लेजिस्लेचर के लिए जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं वो मेंशन किया गया है आर्टिकल 194 में, और जो पार्लियामेंटेरियंस हैं इनके लिए आर्टिकल 105। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। सेकंड स्टेटमेंट है, ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस कैन लीड टू इम्प्रिजनमेंट ऑफ द ऑफेंडर बाय द हाउस कंसर्न। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है, हमसे करेक्ट पूछ रहे थे, आंसर होगा बोथ 1 and 2। बोथ 1 and 2 इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट 2013। सो यहाँ पे जो है हमने यहाँ पे जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो बतानी है।
यहाँ हमने बतानी है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सो स्टेटमेंट 1 है द एक्ट डिफाइंस सेक्सुअल हेरासमेंट इन अकॉर्डेंस विद द सुप्रीम कोर्ट्स विशाखा गाइडलाइंस। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। जो ये एक्ट है ये बेसिकली इसमें सेक्सुअल हेरासमेंट को डिफाइन किया गया है इन अकॉर्डेंस विद द सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा गाइडलाइन इशू की थी, उसके बाद ये एक्ट जो है इस बिल को लाया गया था पार्लियामेंट में विशाखा गाइडलाइंस के बाद, उसके बाद ये एक्ट बना। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड है द लोकल कंप्लेंट्स कमिटी इज एस्टैब्लिश्ड एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल टू एड्रेस कंप्लेंट्स फ्रॉम वर्क प्लेसेज विद फ्यूअर देन 10 एम्प्लॉयज़। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट जो है ये भी हमारी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड है यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे हमसे नॉट करेक्ट पूछा और हमारे पास फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है। थर्ड की अगर हम बात करें द एक्ट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन ओनली टू वीमेन एम्प्लॉयज़ एंड डज नॉट कवर इंटर्न्स, क्लाइंट्स और विजिटर्स एट द वर्क प्लेस। सो थर्ड जो है यहाँ पे ये बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी हमारी। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट थर्ड जो है ये बिल्कुल इनकरेक्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है। सो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा, यहाँ से नॉट करेक्ट पूछा है, सो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, ओनली थ्री इज़ द राइट आंसर। आई होप आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।